पुर्तगालियों के भारत में आने के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में हम देखते हैं गोवा में एक राज्य को स्थापित करने में सफलता पाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि नीनो दी कुन्हा एक व्यक्ति हैं, इनके नीनो दी कुन्हा ये गवर्नर थे 1529 में और 1538 तक ये रहते हैं। 1529 से 1538 तक ये पुर्तगाली गवर्नर रहे भारत में। और हम देखते हैं ये व्यक्ति पेशे से डॉक्टर थे, ये डॉक्टर थे। और ये हम देखते हैं मुग़ल दरबार में जाते हैं, मुग़ल दरबार में जाते हैं। और बाबर अपनी एक आत्मकथा है उसकी, तुजु के बाबरी, तुजु की बाबरी में बाबर इसका नाम का उल्लेख करते हैं अनवर के नाम से, अनवर नाम से इनका तुजु के बाबरी में उल्लेख मिलता है। तुजु के बाबरी में अनवर नाम से उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने राज्य को स्थापित करने के अलावा अन्य राज्यों में संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं ये व्यक्ति चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं तो हुमायूं का एक फोड़ा है, ये उसको ठीक कर देते हैं, हुमायूं का फोड़ा ये ठीक करते हैं। तो इस प्रकार से ये अन्य राज्यों में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव में। और सामाजिक प्रभाव में अब हम आगे देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव, तो ये अपने राज्य में सती प्रथा को समाप्त कर देते हैं। अपने राज्य में सती प्रथा जो हमारे भारत में चलती थी उसको ये समाप्त कर देते हैं। सती प्रथा ये समाप्त करते हैं अपने राज्य में, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके आगे हम देखते हैं धार्मिक प्रभाव। जो धार्मिक प्रभाव में हम देखते हैं कि ये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ये मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मंदिर ये नष्ट करते हैं मंदिरों को। 1540 में गोवा में जो है सभी मंदिरों को नष्ट किया गया। इसके बाद बारडे और सालसेट में भी यही सब होता है, बारडे और सालसेट में भी यही घटना करते हैं। जहां एक ओर ये मंदिर तोड़ते हैं वहीं दूसरी ओर चर्च का निर्माण भी करते हैं। पहला चर्च हम देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, इनके समय में बनता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये एक इनके गवर्नर है और ये 1509 से 1515 तक गवर्नर रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं 1560 में ये एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना करते हैं, धर्म न्यायालय बनाते हैं। ये ईसाई धर्म का न्यायालय था और ये जो धर्मद्रोह होता है उसकी सजा देने के लिए बनाया गया था, धर्मद्रोह की सजा देने, धर्मद्रोह के लिए सजा देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्टिन डिसूजा के समय में, मार्टिन डिसूजा इनके गवर्नर रहे, मार्टिन डिसूजा, इनके समय एक प्रसिद्ध संत हैं, जो संत हैं संत जेवियर, वो भारत आते हैं। संत जेवियर भारत आए, ये वही धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए संत वगैरह आ रहे हैं, है ना। आगे हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो एक काम किया गया कि जेस्ट मिशन भेजे गए, जेसुइट मिशन। हम आज अब जेसुइट मिशन के बारे में देखते हैं, क्या क्या मिशन भेजे गए। जेसुइट मिशन, ये जेसुइट मिशन भेजते हैं तो ये 3 मिशन अकबर के दरबार में भेजते हैं, अकबर के यहाँ पर भेजते हैं। प्रथम जो मिशन था, प्रथम मिशन, इसके जो नेतृत्व करता है वो रुडोल्फ एक्मनीवा है। ये रुडोल्फ एक्मनीवा है। इसमें ये व्यक्ति नेतृत्व करते हैं
इनके साथ में 2 व्यक्ति और आते हैं, एक हैं फादर एंथोनी मांसीरेट। फादर एंथोनी मांसीरेट। ये व्यक्ति, एक व्यक्ति और लेके आते हैं, इसका नाम था हेनरी केबल। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस हेनरी केबल। फ्रांसिस हेनरी केबल। ये एक द्विभाषा है, द्विभाषीय है, ये एक द्विभाषीय है। तो इस प्रकार से ये मिशन यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं फादर एंथोनी मांसीरेट जो व्यक्ति हैं, ये अकबर को ईसाई धर्म की शिक्षा से परिचित कराते हैं, शिक्षा से ये परिचित कराते हैं। ये इसका परिचय देते हैं, जैसे कि अकबर के दरबार में आते रहते थे मिशन, उसी प्रकार से ये मिशन भी आता है। और ये जो व्यक्ति हैं अकबर, इन्हें फादर जो एंथोनी मांसीरेट हैं, इनको अपने यहाँ मुराद का शिक्षक नियुक्त करते हैं। मुराद अकबर के पुत्र हैं। ये क्यों करते हैं इसको शिक्षक नियुक्त? ताकि मुराद पुर्तगाली भाषा सीख सकें। पुर्तगाली भाषा मुराद सीख सकें, इसके लिए ये शिक्षक नियुक्त करते हैं। अब यहाँ तक हो जाता है। हम देखते हैं कि ये मिशन आते हैं और लगातार कोशिश करते हैं धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने की। इसके अतिरिक्त आगे हम देखते हैं अब जो आर्थिक प्रभाव हैं, अब उस बारे में देखते हैं क्या क्या आर्थिक प्रभाव रहे। अब हम आर्थिक प्रभाव देखते हैं। आर्थिक प्रभाव में हम देखते हैं कि इन्होंने जापान के साथ व्यापार करना शुरू किया, यानी इसका श्रेय इन्हें ही जाता है कि जापान के साथ व्यापार शुरू किया। इन्हें जापान से मिलता था तांबा और चांदी, इसलिए ये व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं 1550 में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस करते हैं, यानी आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस पहली इन्हीं के द्वारा लगाई गई। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं ये कई प्रकार की खेती को शुरू करते हैं, खेती करते हैं। खेती में कौन कौन सी खेती करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य अमेरिका से ये तंबाकू लाए, इसके अलावा आलू, मक्का, ये 3 खेती ये शुरू करते हैं, मध्य अमेरिका से लाए थे। इसके अतिरिक्त अन्य खेतियाँ शुरू करते हैं, जैसे फल की खेती में देखते हैं, लीची की खेती शुरू करते हैं, लीची, संतरा, अनानास, पपीता, ये खेती यहाँ पर ये शुरू करते हैं। अन्य और खेतियों में हम देखते हैं जैसे बादाम, काजू, मूंगफली, और इसके अतिरिक्त शकरकंद की खेती करते हैं। ये खेती अलग अलग देशों से लाकर यहाँ पर ये शुरू करते हैं। तंबाकू की खेती पर जहांगीर के समय में प्रतिबंध लगा था, जहांगीर ने इसको बंद कर दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के आने के कई प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पुर्तगाली जब यहाँ आते हैं और उनके बाद अन्य कंपनियाँ भी आती हैं यूरोप से, तो उनके बीच में उनका संघर्ष होता है। अगले वीडियो में हम संघर्ष को कवर करेंगे। और दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।